मोदी सरकार का तीसरा टर्म शुरू हो चुका है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र चल रहा है और संसद के सत्र में नागौर का नाम नहीं लें तो बात अधूरी रहती है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल पहले एनडीए गठबंधन के साथ थे और इस बार इंडिया गठबंधन के साथ हैं। और हनुमान बेनीवाल का जिस तरीके से संसद में कल भाषण सुना गया था, उसमें वो पूरी तरह से एनडीए पर हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हनुमान बेनीवाल अपने चिर परिचित अंदाज में अग्निवीर योजना और किसानों के मुद्दे पर पूरी तरीके से सरकार पर हावी नजर आए। पहले भी हनुमान बेनीवाल को हमने देखा था, जब वो एनडीए गठबंधन के साथ थे तब भी वो किसानों के लिए आवाज़ उठाते थे, जवानों के लिए आवाज़ उठाते थे और अपने नागौर की जब भी कोई बात आती थी तो हनुमान बेनीवाल बेखौफ होकर बोलते थे। लेकिन इस बार हनुमान बेनीवाल का मोदी सरकार पर हमलावर होना ये दर्शाता है कि हनुमान बेनीवाल पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन के साथ हैं और आने वाले पूरे 5 साल तक सरकार पर हमलावर रहेंगे। अब जब नागौर की बात आएगी तो हम खींवसर का जिक्र भी ज़रूर करेंगे, क्योंकि खींवसर में कुछ ही महीनों बाद उपचुनाव होने वाला है और उपचुनाव में हनुमान बेनीवाल की रणनीति है कि वो इस बार भी अपने भाई या पत्नी, अपने परिवार के किसी सदस्य को मैदान में उतारेंगे। लेकिन क्या उपचुनाव में हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे या नहीं करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और हर कोई ये जानना चाहता है कि हनुमान बेनीवाल इस बार का उपचुनाव अकेले लड़ेंगे या फिर इंडिया गठबंधन के साथ रहकर लोकसभा चुनाव की तर्ज पर ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी तैयारी शुरू कर दी है और खींवसर विधानसभा सीट के लिए अपने पर्यवेक्षकों को भेज दिया है और वहां पर जो जमीनी रिपोर्ट है, बूथ स्तर की रिपोर्ट है, उसको लेने के लिए वो तैयार हैं। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि खींवसर का उपचुनाव पूर्व सांसद और भाजपा नेता डॉक्टर ज्योति मिर्धा के निर्देशन में, नेतृत्व में लड़ा जाएगा। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर ज्योति मिर्धा पर दाव खेल दे या फिर ज्योति मिर्धा के चहेते किसी भी व्यक्ति को टिकट देकर मैदान में उतार सकती है। लेकिन देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी किसको मैदान में उतारती है और उसी आधार पर मुकाबला तय होगा, क्योंकि कांग्रेस भी हो सकता है कि वहां पर अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारे, क्योंकि कांग्रेस ने भी वहां पर पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं और वो भी वहां पर जमीनी स्तर पर काम करने लग गए हैं। लेकिन हनुमान बेनीवाल पूरे 6 महीने से खींवसर उपचुनाव की तैयारी कर रहे थे। जब से वे विधानसभा के सदस्य चुने गए थे उसके बाद लगातार खींवसर क्षेत्र का दौरा कर रहे थे और उन्हें पता था कि वो खुद लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और उपचुनाव की जब बारी आएगी तो जनता में उनके पास कहने को ये रहेगा कि उन्होंने पूरे 6 महीने तक जनता के बीच में रहकर काम किया है। साथ ही जो राज्य सरकार में विधायक कोष से जो विकास का बजट मिलता है वो भी उन्होंने पास करवा कर ही इस्तीफा दिया था। वो भी एक संकेत है कि हनुमान बेनीवाल अपनी जनता के विकास कार्यों को लेकर भी सजग है। अब खींवसर में हनुमान बेनीवाल की पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा, इस बात को लेकर मंथन चल रहा है। कुछ लोग ये मान रहे हैं कि उनकी पत्नी इस बार मैदान में उतर सकती है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उनके भाई को एक बार फिर से मैदान में उतारा जा सकता है। लेकिन एक चौंकाने वाला नाम भी है जिस पर चर्चा की जा रही है कि हनुमान बेनीवाल एक महंत पर भी दाव खेल सकते हैं, जो हनुमान बेनीवाल के बिल्कुल करीबी हैं। अब देखना यह है कि गठबंधन के तहत वो अपना प्रत्याशी उतारेंगे या फिर अकेले मैदान में उतरेंगे। अगर एक अकेले मैदान में उतरते हैं तो निश्चित तौर पर त्रिकोण मुकाबला होगा, उसमें हनुमान बेनीवाल को सीट निकालने में काफ़ी ताकत लगानी पड़ेगी। और खींवसर की बात करें तो खींवसर का समीकरण कुछ इस तरीके से है कि एक वर्ग है जो हनुमान बेनीवाल के साथ है, दूसरा है हनुमान बेनीवाल के खिलाफ वोट करने वाला। वहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का कोई ज़्यादा वजूद नहीं है, लेकिन हनुमान बेनीवाल के खिलाफ एक तबका है जो वोट करता है। अगर हनुमान बेनीवाल ने इंडिया गठबंधन के साथ रहकर चुनाव लड़ा और कांग्रेस साथ आ गई तो फिर हनुमान बेनीवाल पर प्लस में रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को टक्कर मिलेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी इस बार पीछे के जो 3 चुनाव हुए हैं उसमें हनुमान बेनीवाल का जो करीबी मुकाबला रहा है, चाहे वो 2019 का उपचुनाव हो या हनुमान बेनीवाल का खुद विधानसभा चुनाव में 2900 वोटों से जीतना रहा हो, ये सब ये दर्शाता है कि हनुमान बेनीवाल खींवसर में कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर में फंसे हुए हैं। अभी हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भी हनुमान बेनीवाल को केवल 4100 वोटों की लीड मिली थी खींवसर विधानसभा सीट से। अब अगर भारतीय जनता पार्टी ये सीट जीतना चाहती है तो उनको थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है और देखते हैं कि किस तरीके से वो
अपने दावपेच लगाती है, किस तरीके से अपनी बिसात बिछाती है, उस पर सारा सब कुछ निर्भर रहेगा। लेकिन हनुमान बेनीवाल का लोकसभा में खुलकर बोलना ये दर्शाता है कि वो इंडिया गठबंधन के करीब है, और जिस तरीके से राहुल गांधी खुलकर बोल रहे हैं उसी अंदाज में हनुमान बेनीवाल बीजेपी पर और एनडीए पर हमलावर हो रहे हैं। और उन्होंने यह तक कह दिया कि आप इस बार 230 पर आए हो और अगले चुनाव में आप 130 पर आ जाएंगे। ये उनका इशारा है कि वो पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन के साथ हैं और पूरे 5 साल तक नागौर के साथ साथ वो इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे और राहुल गांधी के सहयोगी के रूप में काम करेंगे। लेकिन जब चुनाव की घोषणा होगी उसके बाद पता चलेगा कि खींवसर में इस बार का चुनाव कौन जीतता है, और इसी बात को लेकर चर्चाएं चल रही है। अब देखते हैं कि राजस्थान की सरकार खींवसर को जीतने के लिए भजनलाल यहां पर क्या दावपेच लगाते हैं, किसको मैदान में उतारते हैं, या खींवसर के लिए ऐसी कौन सी योजना लाते हैं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ वहां के वोटर को आकर्षित करेगी। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि वहां पर हनुमान बेनीवाल आज भी काफ़ी मजबूत है, और अगर हनुमान बेनीवाल वहां से अपने भाई या पत्नी को मैदान में उतारते हैं, इंडिया गठबंधन के साथ लड़कर अगर वे चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर हनुमान बेनीवाल एक बार फिर वहां से अपने प्रत्याशी को जिताने में कामयाब रहेंगे। और अगर गठबंधन नहीं हुआ तो उस सूरत में त्रिकोण रहेगा, त्रिकोण में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। उस सूरत में भी ये माना जा सकता है कि बीजेपी और हनुमान बेनीवाल के बीच में ही मुकाबला होगा। कांग्रेस का वहां पर वर्चस्व नजर नहीं आता है। अब देखते हैं कि आने वाले उपचुनाव में खींवसर में क्या गुल खिलते हैं और हनुमान बेनीवाल एक बार फिर वहां से जीत दर्ज कर पाते हैं या नहीं। सहयोगी आसिफ के साथ हनीफ खान, नागौर।